पहले जब जिन म्यू ने चींटी के राजा को हराया तो चींटी के राक्षस तितर बितर हो गए, गड़बड़ी में घोंसले से भाग गए। लेकिन शिकारी चा अभी भी गंभीर हालत में था। जिनवू ने तेजी से उसकी जांच की और जीवन की पवित्र जल बाहर निकाला। आशा की दवा उसे ठीक कर देगी। हालांकि एक सिस्टम सूचना ने उसे बताया कि दवा उसकी स्थिति पर लागू नहीं होती है, जिससे यह अप्रभावी हो गई। दवा बेकार थी और शैडो एक्सचेंज अभी भी कूल डाउन पर था। जिनवू ने अपने आप से बुदबुदाया, कोई तरीका होना चाहिए। जैसे ही उसने हियोन की बिगड़ती हालत देखी, अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने कैमरामैन की ओर मुड़कर उसे कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करने का आदेश दिया। कैमरामैन उलझन में पूछा, माफ कीजिए, लेकिन जिनवू ने अपना आदेश दोहराया, धमकी दी कि अगर उसने पालन नहीं किया तो वह कैमरा तोड़ देगा। अब घबराए हुए कैमरामैन ने सहमति व्यक्त की और कैमरा बंद कर दिया। फिर जिनवू ने अपने सभी साय को ब्योंगू का शरीर ढूंढने का निर्देश दिया। यून हो चौंक कर पूछा, क्या वह करने वाला है? जल्द ही एक और गार्ड को ब्योंग हून का शरीर मिला और वह उसे वापस ले आया। शरीर को देखकर जिनवू ने महसूस किया कि चींटियों ने उसे चबा दिया है। उसने सोचा कि जो वह करने वाला है वह काम करेगा या नहीं। यूनहो ने भ्रमित होकर जिनवू से पूछा कि उसकी योजना क्या है। उसी समय जिनवू की प्रणाली पर एक सूचना प्रकट हुई। शैडो एक्सट्रैक्शन का उपयोग ब्योंग हून के शरीर पर किया जा सकता था। उसने शब्द अराइज कहा और काले साए ब्योंग हून के शरीर को घेरने लगे। हालांकि उसके सिस्टम पर एक संदेश आया, शैडो एक्सट्रैक्शन विफल। जिनवू अविश्वास में बुदबुदाया, कोई रास्ता नहीं। उसने फिर से कोशिश की, शब्द अराइज कहते हुए, लेकिन एक बार फिर सिस्टम ने उसे सूचित किया कि एक्सट्रैक्शन विफल हो गया है। जिनवू को विश्वास था कि ब्योंगू ने सोच सकता है कि किसी इंसान को उसमें बदलना अनैतिक है। आयरन, जो पास खड़ा था, भ्रम में यह स्थिति देख रहा था। हालांकि जिनवू का ध्यान अभी भी बची हुई एक जान को बचाने पर था। उसकी नजरें हेन पर गईं। अपने अंतिम प्रयास में जिनवू ने एक बार फिर कहा, उठो। इस बार छायाओं ने ब्योंगहू के शरीर को सफलतापूर्वक घेर लिया। यूनहो ने जिनवू के कंधे को आश्चर्य में पकड़ लिया और पूछा, तुमने ब्योंगहू के साथ क्या किया? उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। वह, क्या आपके पास मृतकों को आदेश देने की शक्ति है? अंततः जिनवू का तीसरा प्रयास सफल रहा। ब्योंगहू का हाथ जमीन से बाहर आया जब छायाएं उसके चारों ओर ठोस हो गईं। ब्योंगहू, अब एक छाया, जिनवू के पास खड़ा था। जिनवू ने सफलता से ब्योंगहू के शरीर को बाहर निकाला। जोंगिन ने जिनवू से सवाल किया, यह जानने के लिए कि क्या उसके पास सच में मृतकों को अधीन करने की शक्ति है। डोंगवुक ने जोड़ा कि जिनवू निश्चित रूप से एक साधारण समनर नहीं था। अचानक ब्योंगहून की छाया हिलने लगी और हे इन के पास पहुंचकर उस पर एक उपचार मंत्र डाला। यून हो यह देखकर पूछता है, क्या ब्योंगहू हे इनको ठीक कर रहा है? उसने जिनवू के कंधे पर हाथ रखा, जिससे जिनवू ने समझाया कि वह बता सकता है कि ब्योंगहू कैसा व्यक्ति था। उसने कोई आदेश नहीं दिया था, फिर भी ब्योंगहू ने स्वतः ही हे इनको ठीक कर दिया। जिनवू को विश्वास था कि ब्योंगहू का दिल अच्छा था, जबकि ब्योंगहू की परछाई मुस्कुराती हुई दिख रही थी। जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर टिप्पणी की कि परछाई अब सचमुच ब्योंगहू नहीं थी। जिनवू ने उससे सहमति जताई। जिनवू की समनिंग क्षमताएं देख रहे कैमरामैन का मुंह खुला रहा गया। जिनवू ने कैमरा बंद करने का आदेश क्यों दिया, ये समझते हुए उसने समझा, जनता को इसके बारे में पता नहीं चल सकता था। चंग इन लड़ाई को अनफोल्डिंग देखते हुए ये सोच रहे थे कि जिनवू की शक्ति लगातार बढ़ रही है और यह डरावना लग रहा था। फिर यूनहो ने जिनवू से बात की, सुझाव दिया कि जिनवू अब से और अधिक लड़ाइयों में भाग लेगा। जबकि उन्होंने स्वीकार किया कि ब्योंगहू की क्षमता उपयोगी हो सकती है, उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि जिनवू इसे फिर से लड़ाई में उपयोग न करे, क्योंकि ब्योंगहू को हिंसा पसंद नहीं थी। यह सुनकर जिनवू रुका, यूनहो का हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे बताया, ये दूसरी बार है जब आपने मेरा कंधा पकड़ा है, लेकिन इस बार यह अलग था। यूनहो ने दिल से एक अनुरोध किया था। मुस्कुराते हुए जिनवू ने यूनहो की बातों से सहमति जताई। वो ब्योंग यून की छाया के पास गए और कहा,
निकासी समाप्त करें। शिवसेन ब्युंगहुन की छाया ने एक कोमल भाव से उसकी ओर देखा, जबकि यूनहो देख रहा था। इसके बाद छाया गायब हो गई और यूनहो ने राहत की सांस ली। अन्य शिकारियों ने भी उस पल को देखा, जैसे कि ब्यंगू को अलविदा कह रहे हों। दृश्य सुरंग के बाहर स्थानांतरित हुआ, जहां एक हेलीकॉप्टर शिकारियों को लेने आया। जब एस रैंक के शिकारी कैमरामैन के साथ सुरंग से बाहर निकले, तो यूनहो को ब्युंगहो का शरीर ले जाते देखा गया, जबकि डोंग वुक एक सुधारते हुए हैन को ले जा रहे थे। जब वे हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, तो जिनवू ने यूनहो से कहा कि वह थोड़ी देर पीछे रहेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। यूनहो ने सहमति जताई, समझते हुए कि छापा अभी समाप्त नहीं हुआ था, खासकर ऊपर उड़ती बड़ी संख्या में चींटियों के कारण। जिनवू ने फिर यूनहो से कहा कि वह रास्ता साफ करेगा और बाकी की चींटियों से निपटेगा। जिनवू ने अपनी छाया कैजुअल को बुलाया और यूनहो से कहा, फिर मिलेंगे। जब वे उड़ने की तैयारी कर रहे थे, यूनहो जिनवू की छाया के आकार को देखकर चौंक गया। कैजुअल चीखते हुए चींटियों की ओर बढ़ता है। दृश्य बदलकर जहाज पर आ जाता है, जिसमें शेष जापानी शिकारी, जिनमें सुगीमोटो भी शामिल है, सवार हैं। हाशिनो अभी भी उस शक्तिशाली चींटी से सदमे में था, जिसने रयूजी और अन्य लोगों को मार डाला था। उसने चींटी को राक्षस कहा और अन्य लोगों को चेतावनी दी कि वे इसे तभी समझ पाएंगे जब उन्होंने खुद बीस्ट की ताकत देखी। उसने संदेह जताया कि वे जीत सकते हैं, घोषणा की कि यह छापा असफल है, क्योंकि कोई भी शिकारी बीस्ट को नहीं हरा सकता। सुगीमोटो ने उन्हें चिंता करना बंद करने को कहा, यह बताते हुए कि जेजू द्वीप पर हमला पहले से ही खत्म हो चुका था और जानवर को हरा दिया गया था। हाशिनो स्तब्ध थे, इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सुगीमोटो ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह जानकारी दक्षिण कोरियाई मुख्यालय से आई है और संभवतः सही है। अचानक एक क्रू सदस्य ने घोषणा की कि चींटियां बिखर रही थीं। सुगीमोटो ने जवाब दिया, कहकर कि अभी भी कुछ बाकी है, और सभी यूनिट्स को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, क्योंकि कई जहाज बाकी चींटियों के हमले के लिए तैयार हो रहे थे। सुरंग के अंदर जिनवू की छाया सेना बाकी चींटियों को साफ कर रही थी, जबकि उसके जादूगर अनछुए चींटी के अंडों को नष्ट करने के लिए आग के गोले फेंक रहे थे। जिनवू ने देखा कि वह बिना फूटे चींटियों को नष्ट करके अनुभव अंक प्राप्त कर रहा था, और अपने मन में सोचा, क्या भाग्यशाली बोनस है। जब उसने अपनी इन्वेंट्री चेक की, तो जिनवू ने महसूस किया कि उसे एक दिन अपने सामान को व्यवस्थित करना है। उसने देखा कि एक वस्तु जिसे वह भूल चुका था, एक विशाल तलवार, डेमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड, जिसे उसने बैरन को हराने के बाद प्राप्त किया था। इस तलवार के पास प्लस 350 हमला गुणांक थे और एक दूसरा प्रभाव, जिसका नाम था श्वेत ज्वालाओं का तूफान, जो किसी विशेष क्षेत्र में एक छोटा बिजली तूफान बुलाता था। जिनवू ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने तलवार झुलाई, बिजली के तूफान बनाए जो चींटी के अंडों पर गिरे। इसकी शक्ति से प्रभावित होकर जिनवू ने खुद से कहा, इतने शक्तिशाली वस्तु को अपने इन्वेंट्री में रखना बर्बादी होगी। उसने बाकी के अंडों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। दृश्य एक घर में बदल गया, जहां 2 आदमी छापेमारी का लाइव प्रसारण देख रहे थे। खड़े हुए व्यक्ति में से एक ने बैठे हुए व्यक्ति से पूछा, मिस्टर ब्रेनन, आप जिनवू के बारे में क्या सोचते हैं? मिस्टर ब्रेनन, जिन्हें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के निदेशक के रूप में पेश किया गया था, ने जवाब दिया कि उन्होंने वीडियो देखे थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि कितना देर हो गई है। उन्होंने खड़े हुए व्यक्ति माइकल कॉनर की ओर मुड़कर कहा, आप पहले से ही मेरा जवाब जानते हैं। क्या इसी वजह से आप इस बेहिसाब समय पर मेरे घर आए हैं? माइकल ने समझाया कि जिनवू सैकड़ों जानवरों को बुला सकता है और वह वाकई में अनोखा है। वह जोड़ता है कि ऐसी प्रतिभा को व्यर्थ जाने देना शर्म की बात होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया उसके लिए बहुत छोटा है। श्री ब्रेनन सहमत हैं और पूछते हैं कि क्या माइकल को जिनवू के बारे में कुछ और पता है। माइकल मेज पर एक फाइल रखता है, ये बताते हुए कि इसमें कुछ महीने पहले ब्यूरो में हुए विस्फोट की जानकारी है, जिसे सूंग इलहवान घटना के नाम से जाना जाता है। माइकल बताते हैं कि सूंग इलहवान को पूर्वी तट पर एक ए रैंक गेट के अंदर एक ए रैंक शिकारी, जिसका नाम जेम्स है, ने जीवित पकड़ा था। शुरुआत में यह निश्चित नहीं था कि वह इंसान है या जादुई जानवर।
सुंग इल्हावान ने दावा किया कि वह दक्षिण कोरिया से एक शिकारी हैं। ब्यूरो की फाइल उनके बारे में अभी भी मौजूद है, लेकिन यह पता चलता है कि सुंग इल्हावान सुंग जिनवू के पिता हैं। माइकल सुझाव देते हैं कि अब सही मौका है, क्योंकि जिनवू का नाम अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा है। श्री ब्रेनन रुकते हैं और फिर जवाब देते हैं कि वे हुआंग डोंग सू के साथ जो किया था वह नहीं कर सकते, क्योंकि दक्षिण कोरिया लंबे समय से संयुक्त राज्य का सहयोगी है और एक और एस रैंक शिकारी को हटाना अपमानजनक होगा। माइकल दबाव डालता है, पूछता है क्या जिनवू जोखिम के लायक नहीं है। श्री ब्रेनन जिनवू की ताकत के फुटेज पर विचार करते हैं और फिर माइकल से पूछते हैं कि क्या वह इसे संभाल सकता है। माइकल आत्मविश्वास से जवाब देते हैं कि वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दृश्य फिर से सुरंग में बदलता है, जहां जिनवू का सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने स्तर का उन्नयन कर लिया है। वह स्तर 100 पर पहुंचता है और दीर्घ तलवार पकड़ते हुए सोचता है कि वह आखिरकार इस मील के पत्थर तक पहुंच गया है। वह तलवार रखने का निर्णय लेता है और कहता है, अंततः जिनवू ताकतवर चींटी के जीव के पास पहुंचता है और विचार करता है कि विशेष रूप से यह एक असामान्य रूप से परेशानी भरा लगता है। वह इसका साया निकालने की तैयारी करता है और कहता है, उठो। लेकिन अचानक वह सोचता है कि सब कुछ अंधेरा क्यों हो गया है और उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। वह सोचता है कि क्या यह साया निकालने की कोशिश करने की वजह से है या क्या निकासी असफल हो गई। फिर उसके पीछे से एक आवाज आती है, मैं वापस आ गया हूं। जिनवू मुड़ते हैं और देखते हैं कि सिस्टम सूचना संग्रह के सफल होने की पुष्टि कर रही है। चींटी जानवर की परछाई उनके सामने दिखाई देती है। एक पल के लिए जिनवू ने सोचा कि वह असफल हो गए हैं, लेकिन अब वह शक्तिशाली जानवर का सामना करते हुए मुस्कुराते हैं। चींटी जानवर की परछाई एक मजबूत आभा प्रकट करती है और जिनवू का सिस्टम पुष्टि करता है कि यह जनरल रैंक की है। छाया जिनवू के सामने घुटने टेक देती है। इसे देखकर वह इसकी रैंक देखता है और इसके बारे में सोचता है, क्योंकि उसने पहले कभी एक जनरल रैंक नहीं देखा है। अब तक उसकी छायाओं की रैंक स्टैंडर्ड, एलीट, नाइट और एलीट नाइट रही है, जिससे जिनवू को लगता है कि जनरल की रैंक अगली हो सकती है।